राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो संविधान कैसे बना, उसका प्रोसेस क्या था, क्या क्या इवेंट्स हुए उसके पीछे, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने जब पहला चैप्टर देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रॉमिस किया गया कि एक कमीशन हम लेके आएंगे जो 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और वो बताएगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसा होना चाहिए। और वो कमीशन कौन सा था? वो कमीशन था साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो साइमन कमीशन है वो ये डिसाइड करने वाला है कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसे, और उसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो वो बात हम लोगों को पच नहीं रही थी। ठीक है, तो चाहे नेहरू जी की बात कर लें या महात्मा गांधी जी की बात कर लें, सब ने इसका विरोध किया, या मुस्लिम लीग की भी बात कर लें, सब ने मिलकर इसका विरोध किया। ठीक, अब ये 1927 में जब साइमन कमीशन रिपोर्ट लेके आया तो इसका बहुत अच्छे से विरोध हुआ। तो ब्रिटिशर्स बहुत झल्ला गए और उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी, हम एक कमीशन बना रहे हैं, तुम्हारे भलाई के लिए बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो, तो ठीक है जाओ अपना संविधान बना लो। ठीक है, अब ने कहा कि ऐसा क्या है, क्या हम अपना संविधान नहीं बना सकते? तो पहली बार जो हमने एफर्ट लगाया संविधान बनाने का, वो एफर्ट था 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू सब उस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट लेके आए। ठीक है, तो ये पहला एफर्ट था संविधान की ओर से, संविधान बनाने की ओर। ठीक, अब ये चीज़ें थी बट मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब हमें एक संविधान चाहिए था देश चलाने के लिए। और इंडिया जैसा देश जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, हर रिलीजन का आदमी रह रहा है, गरीब भी है अमीर भी है। तो एक पर्सन थे एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया कि नहीं देखो, संविधान इस तरह से नहीं बनेगा, संविधान के लिए आप क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। ठीक है, एक संवैधानिक सभा बनाओ, उस सभा में कुछ मेंबर होंगे। ठीक है, अब वो जो मेंबर होंगे ना, वो डिस्कस करें कि संविधान बनना कैसे चाहिए। हर लॉ के बारे में जब प्रॉपर डिस्कशन होगा ना, बहुत अच्छे जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनके बीच में, तो एक अच्छा संविधान निकल कर आएगा जो देश के हित में होगा। ठीक है, तो इनकी बात में तो दम था, तो इसे मानना ही था। तो ये क्या है, 1934 में एम.एन. रॉय ने सजेशन दिया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हाँ, इन्होंने बोला कि एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एम.एन. रॉय ने सजेशन दे दिया था। अब 1935 में जस्ट एक साल बाद, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आईएनसी की बात ब्रिटिशर्स सुनते थे, तो आईएनसी ने क्या किया, ये ऑफिशियली डिमांड कर दिया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आईएनसी ने बोला ब्रिटिशर्स से, देखो एम.एन. रॉय ने हमें ये सजेशन दिया था और ये सही भी है, तो इसलिए हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि एक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें और अपना संविधान, फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो बना सकें। ठीक है, अब 1938 मतलब 3 साल और बीत जाते हैं। 3 साल बाद नेहरू जी बोलते हैं कि देखो हमारा संविधान तो बनेगा, ठीक है, और बनेगा किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, संवैधानिक सभा के थ्रू। एक सभा होगी जिसके थ्रू हमारा संविधान बनेगा, बट विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस। उस संविधान सभा में आप लोग आके नहीं बैठोगे, ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो संविधान सभा हमने बनाई तो लेकिन ब्रिटिशर्स ही आके बैठे जा रहे हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इससे दूर रहिएगा। ठीक है, तो ये नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि दैट विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस हमारा संविधान बनेगा। और हाँ, जो संवैधानिक सभा होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे ना, उनकी जो जितनी भी सीटें होंगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला नेहरू जी ने, बट ऐसा हुआ नहीं। एडल्ट फ्रेंचाइज नाम की चीज़ उस टाइम थी नहीं। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि जितना जो भी पर्सन 18 से अबव है वो वोट करे इन मेंबर्स को, तब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मेंबर्स आए। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं।
ठीक, 1938 बीत गया, उसके बाद 2 साल बाद 1940, ठीक है, में ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इस डिमांड को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये डिमांड जब एक्सेप्ट की गई तो अगस्त का टाइम था, ठीक है, अगस्त 1940, इसलिए ये ऑफर क्या कहलाया, अगस्त ऑफर। ठीक, अब देखो ये 1940 का टाइम है, इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था, 1939 से 1945। तो ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है इस डिमांड को हम एक्सेप्ट करते हैं, आप एक काम करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करते रहो, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाएगा तो हम चीज़ें सही कर देंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ले आएंगे, ठीक। बट हमें तो भाई चाहिए थी, तो 1942 में एक मिशन फिर से आता है और उसको बोलते हैं हम क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स क्यों, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से था। स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या बोला कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेके आ रहे हैं, बट वहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी ना उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी, नहीं नहीं हमें 2 असेंबली चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, पार्टीशन चाहिए, तो एक असेंबली से काम नहीं चलेगा, एक असेंबली इंडिया के लिए बनाओ, एक पाकिस्तान के लिए बनाओ। तो मुस्लिम लीग की वजह से ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है 1946 का कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो होता है वो 3 मेंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है, 3 मेंबर्स पूछे जाते हैं। पहला कौन था, पैट्रिक लॉरेंस, सेकेंड कौन था, एवी अलेक्जेंडर, एंड थर्ड वन सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो मिशन है कैबिनेट मिशन 1946 का कैबिनेट मिशन, फाइनली इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हमने एक जर्नी देखी कि किस तरह से चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए। 1927 में साइमन कमीशन आया, उसके बाद प्रोटेस्ट चला, फिर 1928 में फर्स्ट टाइम हमने एफर्ट डाला संविधान बनाने के लिए, और वो एक छोटी सी रिपोर्ट के उसमें जो जिसको हमने नेहरू रिपोर्ट बोला। 1934 में एवन रॉय ने रिकमेंड किया कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना संविधान बना सकेंगे। 1935 में INC ने फिर से डिमांड कर दिया इसका। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सीटें हों वो अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्टेड हों और बिना किसी बाहरी के इंटरफेरेंस के हमारा संविधान बनना चाहिए। 1940 में ये जो डिमांड ऑफिशियली किया था INC ने वो एक्सेप्ट कर ली गई। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया बट वो रिजेक्ट कर दिया गया। 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा कि कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन कैसा रहा या कैसे बनकर तैयार हुई वो, ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जो संविधान बनाने के लिए तैयार हुई, एक ऐसी सभा जो संविधान बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स, टोटल जो मेंबर्स थे, ये टोटल जो सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो चुनी गई 389, ठीक है, 389 टोटल सीटें होंगी। अब वो 389 सीटें कैसे डिवाइड होंगी ऑल ओवर इंडिया, क्या प्रोविज़न होगा उसका, तो वो 296 सीटें जो रही वो ब्रिटिश इंडिया से रही, जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में रहा एरिया। 93 सीटें जो रहेंगी वो प्रिंसली स्टेट से थी, ठीक है। अब देखो 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया से थी, तो यहाँ से इन सीटों पे किस तरह से चुनाव हुआ होगा, वो चुनाव हुआ इनडायरेक्ट वोटिंग से, ठीक है। ये जो सीटें थी, या फिर जैसे अभी संसद में क्या होता है, MP होते हैं, वो चुनकर आते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एग्जैक्टली वैसे ही था। ये जो 296 सीटें थी ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू आई थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे यहाँ पे। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने क्या किया था, वो अपने हेड को, या वहाँ का जो हेड होता था प्रिंसली स्टेट्स का, वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जो हुआ था इनडायरेक्ट, वो ब्रिटिश इंडिया की सीटों का हुआ था, और नॉमिनेशन जो था वो
प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखा गया था, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पार्सली इलेक्टेड है, पार्सली नॉमिनेटेड है। ओके, चलिए ये हमने देख लिया। अब 1946 में हुआ इलेक्शन, ठीक, जो हमने सीटें डिसाइड की उस पर इलेक्शन हुआ। तो ब्रिटिश इंडिया का जो सीन था उसमें क्या था, 208 सीटें आईएनसी को मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम लीग को, 15 इंडिपेंडेंट पीपल्स की सीटें थी, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ, देखो प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो दूर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक है। तो ये सीटें फुलफिल नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये सीन था वहाँ पे एग्जैक्टली इलेक्शन का। ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो इस तरह से था। 389 टोटल सीटें, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स।